नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो खास मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अजीत द्विवेदी जी हैं और हर रोज की तरह सचिन कुमार जी भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर आपका भी। रांची के रण की बात होगी। रांची में 14 दिन से जो जेनजी का धरना चल रहा है उसमें और ऊर्जा आ गई है। छात्र लगातार सोरेन सरकार से अपनी मांगों को मनवाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े तो भूख हड़ताल भी कर रहे हैं, बारिश में भीगना पड़े तो बारिश में भीग भी रहे हैं और अब तो दबाव जो सरकार में साथी हैं उन पर भी है। राहुल गांधी की बात करी उमेश, छात्रों को मदद का भरोसा वो दे रहे हैं, लेकिन सोरेन सरकार की तरफ से छात्रों को कोई ठोस अभी तक जवाब मिला नहीं है। उधर छात्र अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। वो कह रहे हैं कि सरकार के गुरूर को जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। छात्रों का एक गुट आज विधानसभा घेराव की तैयारी कर रहा है तो दूसरा गुट सरकार के जवाब का इंतजार कर रहा है। बड़ी खबर यह है कि रांची में धरने पर बैठे छात्रों ने सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यों का डेलीगेशन तैयार किया है। प्रदर्शनकारी छात्रों ने 11 मेंबर कमेटी का नाम सरकार को भेज दिया है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक बातचीत का केवल भरोसा दिया जा रहा है। एक कमेटी बनी भी थी तो वो मॉनिटरिंग के लिए बनाई गई थी। सोरेन सरकार ने छात्रों को ना तो मीटिंग का कोई टाइम बताया, ना बातचीत के लिए कोई जगह फाइनल हो पाई है। सरकार के इस धुलमुल रवैये से छात्रों में नाराजगी है। प्रदर्शनकारी आरोप लगा रहे हैं कि छात्रों को लेकर सोरेन सरकार का रवैया असंवेदनशील है। कह रहे हैं अगर सरकार ने जल्द से जल्द उनकी बात नहीं मानी तो यह आंदोलन और बड़ा होगा। रांची आंदोलन में राहुल गांधी की भी एंट्री हुई। राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारी छात्रों से फोन पर बात की, मदद का भरोसा दिया, लेकिन राहुल गांधी के इस भरोसे के बाद भी सोरेन सरकार की तरफ से अब तक बातचीत को लेकर कोई न्योता क्यों नहीं आया? ऐसे में राहुल के भरोसे पर भी छात्र सवाल उठा रहे हैं। कुछ रिएक्शंस हैं, कुछ तस्वीरें हैं। भूख हड़ताल पर बैठे हुए छात्र हैं। मांग एक है कि सीबीआई जांच हो, अकाउंटेबिलिटी तय हो। वही मांगे हैं जो जंतर मंतर पर भीषण बवाल जो आपने देखा था। आज झारखंड से ऐसी ही तस्वीर सामने आ रही है और अब सवालों के घेरे में अजीत जी राहुल गांधी हैं और सोरेन सरकार है। बिल्कुल, ये आप देखिए ये कैसी आयरनी है, या मतलब कितनी हास्यास्पद बात है कि राहुल गांधी छात्रों को फोन करके कह रहे हैं कि हम आपका समर्थन कर रहे हैं। सोरेन जी को कॉल करिए ना। ये तो ऐसी बात हो गई जैसे नरेंद्र मोदी की सरकार का कोई मंत्री फोन करके कहता है यहाँ जंतर मंतर पर कि हम आपके साथ हैं। ऐसा नहीं कहना है। आपको फैसला करना है, आपको डिसीजन करना है। आप डिसीजन मेकर हैं। आपके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। राहुल गांधी की सरकार है, हेमंत सोरेन की सरकार है, उनके खिलाफ आंदोलन हो रहा है। आपको आंदोलन का समर्थन नहीं करना है, आंदोलनकारियों की बात सुन करके उसका समाधान निकालना है। बिल्कुल ठीक। आपको फोन उन छात्रों को नहीं करना है, आपको फोन करना चाहिए था हेमंत सोरेन को। पहले दिन आप हेमंत सोरेन को फोन करते, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से वो शिक्षा मंत्री भी हैं। रामदास सोरेन के निधन के बाद से उन्होंने कोई शिक्षा मंत्री नहीं बनाया है। उच्च शिक्षा मंत्री उनके जरूर सुखदेव कुमार सोनू है, जिनको एक कमेटी में रखा भी गया था। और ये कितना पैथेटिक है। कल हम लोग यहाँ बात कर रहे थे और जो राधाकृष्ण किशोर दिख रहे थे, जो कह रहे थे कि अभी तक सरकार ने कोई कमेटी नहीं बनाई है, वो ऐसे कह रहे थे जैसे कोई बात नहीं है। मतलब छात्र आंदोलन पर बैठे हैं, एक व्यक्ति भूख हड़ताल पर बैठा हुआ, एक नौजवान छात्र, और ये कोई बात नहीं है, हमने कमेटी नहीं बनाई है। मैं कह रही हूँ सर, केवल एक नहीं, अब तो ये संख्या 5 की हो गई है। 5 लोग भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं और अभी तक आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। विपक्ष में थे तब तो इस्तीफा दो, जवाब दो, आज तक आपकी पार्लियामेंट चल नहीं पा रही है उन्हीं पुराने मुद्दों को लेकर, जबकि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। अब आपके अपने राज्य में इस तरीके की स्थिति बनी हुई है तो आप मॉनिटरिंग कमेटी बना रहे हैं। देवेंद्र नाथ महतो, रविंद्र पासवान ये क्या कह रहे हैं? ये सब प्रदर्शनकारी आंदोलनकारी छात्र हैं, आप सुने। देखिए, अभी जिस तरीके से सरकार का रवैया को देख रहे हैं, बहुत ज्यादा छात्र के प्रति असंवेदनशील है। कभी उनका कोई अधिकारी पदाधिकारी आते हैं, बोलते हैं कि वार्ता के लिए सरकार तैयार है, प्रतिनिधिमंडल का नाम भेजिए। ये 3 दिनों से चल रहा है, लेकिन फाइनल बात नहीं बन पा रही है, सहमति नहीं हो पा रही है। लेकिन हम लोग इस बार छोड़ेंगे नहीं। अगर अलग झारखंड में या देश की आज़ादी में इतना लोग शहीद हुए तो हमको लगता है कि जेपीएससी और जेएसएससी के सुधार में अगर कुर्बानी के रास्ते में भी जाना पड़े तो ये गलत नहीं है। जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ लेफ्ट का स्टूडेंट विंग मैदान में आया है। रांची में आज आईफा की तरफ से विधानसभा मार्च की कॉल दी गई है।
आयशा के छात्र विधानसभा का घेराव करने की तैयारी में है। हालांकि इसमें सवाल ये भी है कि भाई आयशा ने 7 तारीख को घेराव की तैयारी क्यों की, जबकि झारखंड में बैठे हुए आंदोलनरत छात्र पहले से ही 10 तारीख का ऐलान कर चुके थे। वो सरकार को 10 तारीख तक का समय दे चुके थे, तो फिर ये आयशा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है, हम इस पर भी बात करेंगे। ये जो दोनों बातें हैं, पहली बात जो अभी अजीत जी ने कही कि आप खुद सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही क्या है, और फिर ये जो आयशा कर रही है, आयशा ये क्या करना चाह रही है। छात्रों की मांग है, अच्छी बात है, आपको उठाना ही चाहिए। एक ताकत लगती 10 तारीख को सब एक साथ आगे बढ़ते। नहीं, देखिए, एक तो पहली बात है कि जितने भी छात्र विंग हैं, जितने भी स्टूडेंट विंग हैं, चाहे वो लेफ्ट का हो, चाहे आरएसएस से संबंधित एबीवीपी हो, अगर वो स्टूडेंट्स ने शुरुआत किया है उसमें सपोर्ट दे रहे हैं, वो एक बात है। लेकिन अगर आपकी मंशा ये है कि इसको एक राजनीतिक तौर पे, वैचारिक तौर पे, कि ये बीजेपी बनाम कांग्रेस है, कांग्रेस बनाम लेफ्ट को रिवाइव करने की कोई स्ट्रेटजी है, तो यहाँ पे फंडामेंटल मिस्टेक लोग यही कर रहे हैं कि अभी भी छात्रों के आंदोलन को, चाहे वो बाकी जगह पे हो या अभी झारखंड में हो, उसको विचारधारा या राजनीतिक दृष्टिकोण से देख रहे हैं। देखिए, ये हर जगह ऑर्गेनिक जेनरिक सेंटिमेंट है। परीक्षा में धांधली जो है वो डेथ पनिशमेंट से ज्यादा खतरनाक है। अभी रायपुर में वहां पे जो 2021 में हुआ था, वहां पे हाईकोर्ट के जज ने वहां के पीसीएस के पुराने चीफ को इसी बात से कहा कि आपने जो किया है वो डेथ पनिशमेंट से भी, आप कई लाख नौजवान के भविष्य को आप खत्म कर रहे हैं। तो यहां पे अगर आपकी मंशा ये है कि इसके नाते हमारा संगठन और हमारी राजनीति और हमारी विचार जो है वो थोड़ी आगे बढ़ जाए और बाकी पीछे चली जाए, ये बहुत ही गलत तरीका है देखने का। पूरे देश में ये एक समय है जिसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की बात हो रही थी, पहले से यहां भी हो रही थी। सरकार इसका संज्ञान ले, देश इसका संज्ञान ले, और बाकी सारी पार्टियां, चाहे विपक्ष के भी हो, राहुल गांधी हो या कोई भी हो, केजरीवाल हो, कि ये मामला पार्टी बनाम पार्टी का नहीं है, ये मामला भविष्य, बच्चों के भविष्य का है, छात्र बनाम करप्ट सिस्टम का है। बिल्कुल, छात्र बनाम सिस्टम का है, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसमें कोई भी पार्टी इसको उस संकीर्ण मानसिकता से देखेगी कि ये एक मौका है कि थोड़ा सा कुछ हम अपनी स्थिति मजबूत कर लें, आप तिरस्कृत किए जाएंगे। ये जो आपने कहा ना संकीर्ण मानसिकता, उसका एक उदाहरण मैं दर्शकों के सामने रखते हूं। रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्र 2 हफ्ते से धरने पर हैं। आंदोलन के 13वें दिन राहुल गांधी आकर प्रदर्शनकारी छात्रों से ऑडियो कॉल पर बात करते हैं। 3 मिनट की बातचीत में छात्रों ने परीक्षा माफिया, अपनी मांगों का मुद्दा उठा लिया। राहुल गांधी ने मांगे व्हाट्सएप पर भेजने के लिए भी कह दिया और समाधान के लिए हर संभव प्रयास की भी बात कर दी। लेकिन आपकी अपनी पार्टी के नेता जो कि सरकार के अंदर मौजूद हैं, वो किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इस पर करेंगे बात। लेकिन पहले आप राहुल गांधी ने क्या बात की है वो दिखाते हैं। झारखंड के स्टूडेंट्स अपने हक के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्लीज उनको सपोर्ट करें। देखिए, स्टूडेंट प्रोटेस्ट जो देश में हो रही है, एजुकेशन सिस्टम के खिलाफ हो रही है। मैंने साफ कहा है, देहरादून में कहा है, कोटा में कहा है, और इलाहाबाद में जाकर कहने वाला हूं, हमारा एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स्ड है, बहुत महंगा है और ऑप्रेसिव है। हर सरकार को स्टूडेंट्स की बात सुननी चाहिए और एजुकेशन सिस्टम को बदलने के लिए एक्शन लेना चाहिए, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, नेशनल सरकार हो या झारखंड की सरकार हो। अब राहुल गांधी बात तो बड़ी अच्छी कर रहे हैं, लेकिन बात वही है कि बातों से क्या होगा, बात से बात आगे बढ़नी चाहिए। नहीं, ये तो बहुत जेनरिक बात कह रहे हैं ना, इससे किसको आपत्ति हो सकती है कि शिक्षा का सिस्टम कोलैप्स हो गया है, ढह गया है, सुधार होना चाहिए, सब आदमी कह रहा है। हर व्यक्ति इस बात पर आज युवाओं को समर्थन किया जाना चाहिए। इतनी जेनरिक बातों से कुछ नहीं होना है, आपको स्पेसिफिक होना होगा। और स्पेसिफिक होने की बात जो हम लोग अभी पहले कर रहे थे, जो राधा कृष्ण किशोर कल कह रहे थे कि हमने कोई कमेटी नहीं बनाई है, वो भी कांग्रेस के नेता है। जो इरफान अंसारी पहले कह रहे थे कि ये छात्र क्यों आंदोलन कर रहे हैं और ये बीजेपी के एजेंट है और इनको नहीं बैठना चाहिए, इनको सब कुछ छोड़ देना चाहिए, बात होगी तो मानेंगे, वो भी कांग्रेस के नेता है। तो राहुल गांधी की पार्टी के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, सरकार में शामिल हैं, वो इस तरह की बातें करो, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम सपोर्ट करेंगे। और जो लेफ्ट की बात अभी हो रही थी ना, लेफ्ट भी सरकार में वहां हिस्सा है, वहां सरकार को समर्थन कर रही है। लेफ्ट के भी 2 या 3 उनके एमएलए हैं, वो सरकार का समर्थन कर रहे हैं। आप सरकार का पार्ट है तो आप सरकार से बात करिए ना। और ये विशुद्ध रूप से आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश है आयशा की।
जब पहले दिन 6 तारीख को इन लोगों ने कहा था कि 6 दिन जो मानसून सत्र शुरू होगा उस दिन घेराव करेंगे, लेकिन 6 को सरकार ने कमेटी बनाने की बात कह दी, इधर से 11 लोगों के नाम चले गए, तो जो प्रदर्शनकारी छात्र हैं उन्होंने कहा कि हम सरकार को मौका दे रहे हैं। देखिए कितने कंसिडरेट हैं बच्चे, वो जेनजी है, कितने कंसिडरेट हैं। उन्होंने कहा कि ठीक है हम 6 को नहीं घेरेंगे, सरकार बातचीत के लिए तैयार है तो हम 4 दिन का समय देते हैं। और उस बीच आईसा के लोग आ गए कि हम 7 तारीख को ही घेराव करेंगे। जब जो प्रदर्शन कर रहा है वो इस बात के लिए तैयार है कि हम 4 दिन का समय और देते हैं सरकार को, हम बातचीत करेंगे, बातचीत हमारी नहीं मानी जाएगी तब हम घेराव करेंगे। और आप सरकार में हैं और विधानसभा घेरने चले गए, आप पूरे आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश हो रही है ये। और ये राहुल गांधी को मैं खबर और दे दूं कि प्रयागराज में छात्रों की गूंज करने का जो मौका था वो मिल गया है, वहां से भी परमिशन आ गई है, लेकिन अभी असली गूंज की आवश्यकता थी रांची में। झारखंड पहुंचना चाहिए था और वहीं पर जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में अगर वाकई में आप छात्रों के हितैषी हैं तो वहां से आपको आवाज उठानी चाहिए थी। आजकल बातचीत हो रही है और युवाओं से सीधे संवाद की बातचीत हो रही है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी संगठन क्यों ना हो। इसी कड़ी में संघ प्रमुख मोहन भागवत ने मुंबई में जेन ज़ी और जेन अल्फा से 1 घंटे तक सीधा संवाद किया। मोहन भागवत ने कहा, हमारे जेन ज़ी जेन अल्फा हमारी नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी से ज्यादा ईमानदार है, देशभक्त है। भागवत ने कहा कि युवाओं को आंदोलन करने का पूरा हक है, अगर पहले ही संवाद कर लिया जाता तो आंदोलन की नौबत नहीं आती। भागवत ने कहा कि हम लोग अब जेन ज़ी की उम्र में थे तब बड़े जो कहते थे हम मान लेते थे, सवाल नहीं करते थे। आज जेन ज़ी सवाल करते हैं, उन्हें जवाब चाहिए और प्यार भी चाहिए। जंतर मंतर पर हुए लाठीचार्ज के सवाल पर भागवत ने कहा, ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका कारण जानना होगा और इसे देखकर यह तय करना होगा कि गड़बड़ कहां हुई है। भागवत ने कहा कि शिक्षा कमर्शियल बिजनेस नहीं है, एजुकेशन सबको मिले ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। दरअसल मोहन भागवत वो तमाम बातें कह रहे हैं जो कि एक्चुअल हमारे देश की जरूरत है। शिक्षा और नौकरी, अच्छी शिक्षा मिल जाए और इस शिक्षा के अनुपात में आपको अच्छी नौकरी मिल जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान है। आज इसी बात की तरफ इशारा कर रहे हैं मोहन भागवत भी। उनकी बातचीत का कुछ हिस्सा आपको जरूर सुनाते हैं और फिर करते हैं इस पर चर्चा। मुझे लगता है कि ये जो नई पीढ़ी है जेन जी जेन अल्फा, ये अभी जो हमारी एग्जिस्टिंग पीढ़ी है उससे ज्यादा ऑनेस्ट है। अरे वाह, बढ़िया है। और देशभक्ति और सेवा का ऑनेस्ट अपील उसमें चलता है। हम लोग जेन जी की आयु में थे तो हमारी पीढ़ी का स्वभाव ऐसा था कि बड़े जो कहते थे वो मान लेते थे, हम क्वेश्चन नहीं करते थे। तो उस समय की परिस्थिति। अभी जेन जी, वो जेन अल्फा, वो प्रश्न पूछते हैं, उनको लॉजिकल आंसर चाहिए। सोशल कारणों से रिजर्वेशन है, सोशल डिस्क्रिमिनेशन जब तक है रिजर्वेशन चलेगा। जिनको मिल गया और जिनका ठीक हो गया उतना लार्ज हार्टेड चाहिए, उन्होंने दे देना चाहिए। और अगर ये ठीक से होता है तो वहाँ ऐसे स्वर भी उठ रहे हैं जहाँ रिजर्वेशन मिलता है, वो अब ऐसा थोड़े है लेकिन कहना शुरू हो गया है कि अब हमने ले लिया, हमारा ठीक हो गया, अब दूसरे को दे दो। ये संघ प्रमुख की आउटरीच जो है और 3 बिंदुओं पर अजीत जी की ये क्या कहती है? देखिए, एक तो इसमें इसकी टाइमिंग देखिए, अगर ये थोड़ा पहले कहना चाहिए था। देर आए दुरुस्त है हम लोग कह सकते हैं, लेकिन जब आंदोलन शुरू हुआ उस समय भी संघ प्रमुख कह सकते थे इस बात को। ये कोई ऐसी बात तो है नहीं कि जो अभी तुरंत समझ में आई होगी कि जेन जी को प्यार चाहिए है, उनकी बात सुनी जानी चाहिए है, शिक्षा की व्यवस्था सबके लिए होनी चाहिए। ये जरूरी चीजें हैं जो आपने पहले ही कहा कि इस देश की जरूरत है। तो ये पहले कही गई होती तो ये नौबत ही नहीं आती कि जेन जी उतना आंदोलित होता, देश भर में इस तरह का गुस्सा होता, उस आक्रोश की अभिव्यक्ति होती, लाठी गोली चलती, ये सब नहीं होता। अभी भी उन्होंने कहा है तो ये अभी भी टाइमिंग, अभी भी हम ये कह सकते हैं कि ठीक टाइम है। एक तरफ जब सरकार की तरफ से भी कोशिश हो रही है, प्रधानमंत्री लगातार कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं सरकार के ही बहुत सारे लोग हैं जो अब भी डिमीन करने, डेमोनाइज करने में लगे हुए हैं छात्रों के प्रोटेस्ट को, नौजवानों को, जेन जी को। वो कम से कम अब रुकेगा, संघ प्रमुख के कहने के बाद, इनकी बातों के बाद वो कम से कम रुकेगा। लेकिन ये समझने की जरूरत है मीनाक्षी जी कि जेन जी जो है, वो जो आपने पार्लियामेंट में सुना, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि फोमो, डेलुलू, मियां, वो नहीं चाहता कि आप भी ये बात दोहराएं। उससे पहले वाली पुरानी पीढ़ी क्यों दोहराएगी? वो चाहता है कि उसके कंसर्न को एड्रेस करिए।
परीक्षा का कैलेंडर शिक्षा हो, और समय रोजगार। पर हो, शिक्षा की व्यवस्था हो, रोजगार की व्यवस्था हो, उसको उसकी योग्यता के आधार पर नौकरी मिले और उसकी नौकरी के आधार पर उसको वेतन मिले, वो ये चाहता है। सम्मानजनक चीजें उसके लिए हो और जो सारी शिक्षा की व्यवस्था, परीक्षा की प्रणाली बिगड़ी हुई है वो ठीक हो। अभी अब संघ प्रमुख ने कहा है, डायरेक्ट कनेक्ट किया है उन्होंने, अब ये कहीं ना कहीं माइल्ड होगा, नौजवानों का गुस्सा एक समझ में आएगा कि सरकार और सरकार को राह दिखाने वाली संस्था दोनों उसके कंसर्न को समझ रही है, कम से कम समझ रही है, एड्रेस करने की कोशिश कर रही है, तो उनका गुस्सा थोड़ा जरूर कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा, लेकिन अभी बहुत कुछ करने की जरूरत है। संघ की इसी अप्रोच पर मैं बात करना चाहती हूँ सचिन जी। संघ अलग तरीके से अब अप्रोच कर रही है और आरक्षण के मुद्दे पर पहले भी मोहन भागवत कह चुके हैं कि आरक्षण अभी जाने वाला नहीं है। जी देखिए, संघ का एक संगठन हमेशा उसके जो नब्ज होते हैं वो समाज को समझने की कोशिश करती है। यहाँ पे मोहन भागवत और संघ दो स्थिति में, एक तो उन्होंने ये माना कि जो नई पीढ़ी है उसे आप उसकी शर्तों पे समझेंगे, उसे पैट्रोनाइज नहीं करेंगे, और ये संवाद ये संकेत सीधा वो बीजेपी और उसकी जो नैरेटिव स्ट्रेटजी है उसको भी दे रहे हैं कि आप उसे वायरस ये सब कहेंगे तो भविष्य में संगठन के लिए भी ये सही नहीं है। विचारधारा रहे लेकिन पहले आप समझे। टर्म भी उन्होंने नहीं, संघ अक्सर शब्दों के साथ बहुत केयरफुल रहता है कि अगर आप जेनजी कह रहे हैं वो अपने शब्द लाता है। यहां पे उन्होंने आत्मसात किया है कि भाई वो खुद को जेनजी कह रहे हैं, हम इसमें कहीं भी भारतीयता वगैरह वाले मसले में नहीं लाएंगे। दूसरी बात आरक्षण पे देखिए, 2015 के बिहार चुनाव के समय जब इन्होंने कहा समीक्षा होनी चाहिए, उसके बाद से मोहन भागवत खुद और संघ की पोजीशन यू टर्न ले रही है। भारत सरकार ने भी ये कह दिया है कि एससी एसटी में क्रीमी लेयर वगैरह आज ही की खबर है जी। उसमें कुछ नहीं, वो केवल संसद को अधिकार है। संसद का मतलब है कि कहीं से ये चीजें नहीं हटेंगी, आर्थिक आधार नहीं हो सकता है। तो यहां पे पीढ़ी को एक कोहोर्ट के तौर पे अपील किया जा रहा है और साथ ही साथ समाज में बहुसंख्यक ओबीसी एससी एसटी हैं आरक्षण के मुद्दे पे, तो संघ वहां भी जा रहा है। अब ये सब बातें ठीक है, लेकिन इसमें जो अपर कास्ट, जो सवर्ण आप जिसे कहते हैं, जो कोर माना जाता था, ठीक है, उसकी प्रतिक्रिया इसमें क्या होगी? क्योंकि यूजीसी रेगुलेशन के बाद से आप देखिए चीजें अभी कॉन्ट्राडिक्टरी मोड में चल रही हैं। एक तो जेन जी का चैलेंज है, उसके साथ एक वर्ग जेन अल्फा का जुड़ गया है, तो परसेप्शन डिसएडवांटेज इसको आप साधने की कोशिश कर रहे हैं, सही करने की। दूसरा बहुसंख्यक समाज को साध रहे हैं जिसके लिए पीडीए से लेकर तमाम अलग अलग नैरेटिव है। लेकिन इन सब में जो आपका कोर जो सवर्ण है, जो आपके साथ शुरू से खड़ा रहा, अब ये आइडियोलॉजिकली खड़ा रहा और अभी भी, और उसे लग रहा है कि आप उसे टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं। यूजीसी रेगुलेशन की बात हो, टैक्सेशन की बात हो, मिडिल क्लास के श्रिंकेज की बात हो, उसमें सवर्ण जो है आज के समय में अपने आप को घिरा हुआ पा रहा है। उसे लग रहा है कि उसकी कोई अहमियत नहीं है। अब ये तलखी जो है, ये भी संघ और बीजेपी दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती बनने वाली है। अच्छा, चुनौती तो इस वक्त पार्लियामेंट चलाने की भी है क्योंकि डेडलॉक वहां पर जारी है। गतिरोध दूर करने की सरकार की अब तक की सारी कोशिशें नाकाम रही है और ऐसे में माना यह जा रहा है कि आज भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा होना तय है। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है, गृह मंत्री से संसद में बयान देने की मांग कर रहा है। मॉनसून सत्र में बने हुए गतिरोध को दूर करने के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू 2 दिन में लगातार दूसरी बार लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से बात कर चुके हैं। दोनों के बीच संसद में डेडलॉक खत्म करने पर चर्चा भी हुई, लेकिन नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अपनी डिमांड पर अड़े हैं। इंडिया अलायंस का कहना है कि जब तक सरकार उनकी डिमांड को नहीं मानती है तब तक संसद तो वो चलने नहीं देंगे। अब ये डेडलॉक कैसे टूटेगा? कोई आसार डेडलॉक टूटने के? अब आज तो इस हफ्ते का, ये तीसरे हफ्ते का आखिरी दिन है जी, और फ्राइडे को वैसे भी सेकंड हाफ में प्राइवेट मेंबर बिल होता है और मैक्सिमम लोग अपने चुनाव क्षेत्र जाने के लिए निकल जाते हैं जल्दी। तो फ्राइडे वैसे भी बहुत कामकाज का दिन नहीं होता है। आज लगता है कुछ सहमति बनेगी क्योंकि ये चर्चा है कि अगले हफ्ते एफसीआरए बिल भी आना है और उसके बाद सरकार एक विशेष सत्र की 3 दिन की तैयारी भी कर रही है जी। अच्छी बात क्या है इसमें मीनाक्षी जी की, जो दूसरी बार जो आउटरीच किया, जो दूसरी बार बात की किरण रिजिजू ने, तो राहुल गांधी ने यह कहा, परिसीमन को लेकर के बात हुई उसमें, तो राहुल गांधी ने कहा कि हम बाकी सहयोगी पार्टियों से और अपनी पार्टी में हम विचार करके बताते हैं आपको। ये बड़ी बात है। आउटराइटली रिजेक्ट करने कि हम इस पर कतई कोई नहीं सुनवाई करेंगे, ये कहा गया कि हम बात करते हैं, अपने सहयोगियों से भी बात करते हैं। और केसी वेणुगोपाल ने भी पहली बार जब बात की थी किरण रिजिजू जी ने, तो उनसे यही कहा था कि हम बात करके बताते हैं आपको, हम इस पर आपसे बात करेंगे। तो ये एक जो अपना जो स्टैंड है, पहले बहुत सख्त स्टैंड था, उससे थोड़ा डाइल्यूट किया है अपोजिशन ने। एक खबर आज है कि
डीएमके की तरफ से 3 शर्तें रखी गई हैं कि परिसीमन के मामले में अगर ये सरकार मानती है तो हम उसको हम समर्थन देने पर सोच सकते हैं। और 2 मांगे तो ऐसी है जो सरकार ऑलरेडी मान चुकी है कि हम 50% बढ़ाएंगे, आप कह दीजिए डायरेक्टली। और वो तीनों मांग फिर आप स्क्रीन पर लेकर आ जाएं। डीएमके ने परिसीमन बिल को लेकर जो 3 मांगे रखी हैं उस पर जो शर्तें हैं, एक अंग्रेजी अखबार के हवाले से यह खबर है। डीएमके ने सरकार के सामने शर्त ये रखी है कि सीटों पर लगी हुई रोक 25 साल और बढ़ाई जाए और सभी राज्यों में जो अभी लोकसभा सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर तय हैं, ये व्यवस्था 2027 की जनगणना के बाद खत्म हो जाए। डीएमके ये चाहती है कि 25 साल तक इसे और बढ़ाया जाए। एक और शर्त ये भी है कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटें 50% तक बढ़ाई जाए। और तीसरी शर्त यह है कि डीएमके चाहती है कि कानून में साफ साफ बताया जाए कि किस राज्य को कितनी सीटें मिलेंगी। यही जो दूसरी और तीसरी शर्त है ना, इसको तो सरकार ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि हम ब्लैंकेट हम 50% सीटें बढ़ाने जा रहे हैं लोकसभा में भी और राज्यों की विधानसभा में। पहली शर्त जो बताते हुए अभी उसमें कुछ कंफ्यूजन दिखा हमको, वो नहीं है। वो ये नहीं करेंगे सीटों की संख्या फ्रीज करिए, फिर फ्रीज करते हैं। जनगणना का जो आधार है उसको फ्रीज किया जाए, मतलब सीटें बढ़ाई जाए, ये 71 की जनगणना के आधार पर हो। ठीक है। ये 2011 या 2000 अभी जो जनगणना हो रही है इससे नहीं कनेक्ट किया जाए। अगले 25 साल तक आप अगर 50% सीटें बढ़ाते हैं तो वो ठीक है, बढ़ाइए, उसको सर समर्थन अभी करेंगे। मैं इससे थोड़ा दर्शकों के समझ के लिए भी बेहतर हो जाए कि 2011 की जनगणना के आधार पर अभी सीटें बढ़ा दी जाए नहीं, या फिर 71 की ही जनगणना 71 की जनगणना फ्रीज रहे। अच्छा, जो 25 साल के लिए 71 में जनगणना हुई थी, 73 में सीटों की संख्या फ्रीज की गई थी 25 साल के लिए। फिर उसके बाद 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने फिर फ्रीज किया जो 2026 तक है। और जनगणना का आंकड़ा 71 का ही फ्रीज किया जाए। तो डीएमके का कहना है कि उसी को फ्रीज करके रखिए, 71 की जनगणना ही रखिए। लेकिन सपा तो 11 की बात कर रही थी। सपा नहीं, सरकार भी कर रही है 11 की बात कर रही है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। जब सीटें 25% आप ब्लैंकेट उसमें बढ़ाने को तैयार है, हर स्टेट में 50% बढ़ा देंगे, लोकसभा में 50% बढ़ा देंगे, तो वो जनगणना 71 वाली फ्रीज रहे, उसे कोई बहुत अंतर नहीं पड़ना है। हमको लगता है वो सिर्फ इसलिए अपने एक संतोष के लिए, अपने फेस सेविंग के लिए, अपने लोगों को कहने के लिए कि हमने 71 की जनगणना पर ही फ्रीज करा करके रखा और सीटें 50% हमने बढ़वा ली, हमने अतिरिक्त एडवांटेज नहीं लेने दिया उत्तर भारत के राज्यों को, ये अपने यहाँ लोगों को कहने के लिए डीएमके ने ये शर्त रखी। आज 7 अगस्त की तारीख है। 121 साल पहले आज ही के दिन देश में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और उसे याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कम्युनिकेट किया। किससे किया? जेनजी से किया। हैंडलूम दिवस मनाने की अपील की। पीएम मोदी ने वीडियो जारी किया, जेनजी से कहा कि जिस तरह फ्रेंडशिप डे को सेलिब्रेट करते हैं, और वो भी अभी अभी गया है, ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, उसी तरह से हैंडलूम डे को भी सेलिब्रेट करें। साथ ही उन्होंने जेनजी को उन्हीं की स्टाइल में गेट रेडी विथ मी, GRWM बनाया उन्होंने। देखिए वीडियो आपके सामने है, पहले आपको वीडियो ही दिखा देते हैं, फिर करते हैं बात। 1905 को 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है साथियों। 1905 7 अगस्त हमें भूलना नहीं है। 7 अगस्त 1905 को देश की आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आत्मनिर्भर भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी, जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। देखिए ना, क्या कुछ नहीं है। और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं, हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर सकते हैं। गेट रेडी विथ मी इस तरीके से खूब वीडियो बनते हैं। इंस्टाग्राम पे तो हम लोग एक्टिव है, हम लोग देखते ही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री भी ऐसा वीडियो बनाएंगे। ऑब्जेक्टिव उनका अच्छा है, वो हैंडलूम को प्रमोट करना चाह रहे हैं सचिन जी, और ऐसा नहीं कि प्रमोशन उन्होंने पहले नहीं किया है, बट वोकैबुलरी नहीं है। नहीं, देखिए इसमें बहुत ही ये इंटरेस्टिंग है कि एक स्वदेशी से हैंडलूम को जोड़ना ये एक बहुत ही अच्छी पहल, अगर आप केवल कंटेंट को देखें तो। और हैंडलूम पॉपुलर हो भी रहा है। अब आप धीरे धीरे देखेंगे कि एक दौर था कि जब सीधे पावरलूम पे लोग आ गए थे। पिछले 8-10 साल में
इंस्टाग्राम के कारण और जो इन्फ्लुएंसर है, फिर से पुरानी चीजें जो टेक्सटाइल की इंडिया की है रिवाइव हो रही है। अब साड़ियों का देखिए, लोग समझ रहे हैं कि उसके 25-30 साड़ियों का तो हर कोई आज के डेट में कॉमन सेंस है, वो नाम सुन के उन्हें पता है। उसमें ये प्रयास सही में बहुत अच्छा। अब यहाँ पे प्रधानमंत्री ये इनिशिएटिव ले रहे हैं। हाँ, अभी भी दिख रही है कि शब्दावली में अभी भी संघर्ष करते दिख रहे हैं प्रधानमंत्री, लेकिन चलिए ठीक है, ये दिखा भी रहा है कि जेनजीज को अब किसी भी चीज को जो पैकेजिंग अब कर रहे हैं, मीडियम, शब्द, भाषा, सब कुछ जो है उनके तरीके से की जा रही है। प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम हो गया, निश्चित वोकैबुलरी तौर पे, थोड़ी निश्चित तौर पे। जेंजी वाली मिश्रित हो गई। बिल्कुल। ऑब्जेक्टिव वही है जो पहले भी वो कर रहे थे कि हमारे देश के हथकरघा उद्योग जो है उसको कैसे आप एक बूस्ट दे सकते हैं। अच्छा, प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया तो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी एक वीडियो शेयर किया। उन्होंने पशु प्रेमियों के लिए वीडियो जारी किया जिसमें उन्होंने अपनी मां सोनिया गांधी के पेट डॉग का वीडियो शेयर किया और कहा कि ये नूरी का पहला वीडियो है। अच्छा, आप जानते हैं कि ये पूरी जनरेशन भी जो है वो एनिमल लवर है। बहुत अलग तरीके से राहुल गांधी भी इसी जनरेशन को अप्रोच कर रहे हैं। एक वीडियो ये भी देख लीजिए आप। I'm not a dog parent. I believe that we share spaces with animals, with all living beings. I don't think we own them. I think they are on this planet with us and they deserve respect, love and affection. Yes, Noori, do you agree with me? Yeah. So this is Noori. She's my mom's dog. My mom's going to be very angry that I put on the video, but too bad. I'll deal with that problem when it arises. Bye. अजीत जी, देखिए, अब ये अच्छी बात है। अभी इनके कुछ दिन पहले तक राहुल गांधी का जो अपना डॉग था पिद्दी, उस पिद्दी की चर्चा होती थी और बहुत खराब सेंस में होती थी। वही बहुत निगेटिव चर्चा होती थी उनके पिद्दी को लेकर के। हेमंत विश्व शर्मा के संदर्भ में तो कितनी बार चर्चा हुई कि ये वो 3 मिनट की मुलाकात थी और उस 3 मिनट में वो अपने कुत्ते को जो है, डॉग को अपने बिस्किट खिलाते रहे थे। तो हम उम्मीद करें कि अब नूरी की पॉजिटिव चर्चा होगी या वो अपनी माँ का पेट डॉग लेके आए हैं, उसको लेकर के उन्होंने जेनजी को एड्रेस किया है। जो पिद्दी की चर्चा थी उससे बेटर चर्चा नूरी की हो। लेकिन देखिए क्या है, मैंने क्यों कहा ये जेंजी को अप्रोच करने का तरीका है। किस तरीके से व्यक्ति तैयार हो रहा है इंस्टाग्राम पे, अब चाहे वो कोई मेकअप प्रोडक्ट को प्रचार कर रहा हो या हैंडलूम को प्रचार कर रहा हो, या फिर राहुल गांधी पेट लवर्स को डायरेक्ट कनेक्ट करने की कोशिश करे क्योंकि ये पूरी जेंजी पेट लवर है। नहीं, वो ऐसा भी लग रहा है कि जेनजी कोई करी पत्ता है कि सब में थोड़ा थोड़ा एक फ्लेवर तड़का उसका लगा दो, तो कंटेंट पुराना है, उसमें जेनजी का तड़का लग रहा है। तो चलिए, ट्रांजिशन फेज है, सही में आत्मसात कर रहे हैं या अभी एक मौका मिला है, ट्रेंड है। अब जेनजी इसको कैसे देख रही है, ये मूल बात वो आज मैं रिसर्च करना शुरू करूंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। ये कल तो वीडियो पोस्ट हुआ है, अब सारी चीजें आनी शुरू होंगी, रिफ्लेक्शंस आएंगे, कंटेंट पे कंटेंट बना देंगे। हाँ, ये बात भी ठीक है। और एक कंटेंट जो हमें पंजाब से मिल रहा है वो शुद्ध राजनीतिक कंटेंट है। पहले कांग्रेस में जबरदस्त कलह, पार्टी में 2 गुटों में बटी हुई ये दिखाई देती है और अब एक तरफ चन्नी गुट तो दूसरी तरफ राजा वडिंग का गुट है और जो लगातार हम डिस्कस भी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी में गुटबाजी के बीच राहुल गांधी को कैप्टन अमरिंदर सिंह याद आ गए। राहुल गांधी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपना पसंदीदा नेता बताया और कहा कि वो कूल हैं, मिलिट्री हिस्ट्री के जानकार हैं और उनसे मेरी बनती है। दरअसल राहुल गांधी ने ये बातें उस सवाल के जवाब में दिया जिसमें उनसे पूछा गया था कि बीजेपी के पसंदीदा नेता कौन है। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के बारे में बातें कही। Captain Amrinder Singh, definitely. I get along with him. He's cool. And he's an expert on military history. So I like him quite a lot. कैप्टन अमरिंदर सिंह का सवाल पूछा था किसी ने। कूल हैं, बहुत अच्छे हैं, पर पिछले इलेक्शन में अनकूल हो गए थे। ठीक बात है, और ये एकदम विशुद्ध रूप से राजनीतिक जवाब है और अभी मौके के हिसाब से दिया गया जवाब है। अमरिंदर सिंह अभी तो बीजेपी में गए थे, अभी उस बीजेपी में फिर पहले डायरेक्टली नहीं गए थे, कांग्रेस से निकल के उन्होंने एक अलग पार्टी बनाई थी, बाद में उस पार्टी का मर्जर किया था उन्होंने। और अब पूछा जा रहा है कि आपका पसंदीदा नेता बीजेपी का कौन है, तो आप कैप्टन अमरिंदर सिंह का नाम दे रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह कांग्रेस पार्टी के नेता थे, आपके परिवार के मित्र थे, पिताजी माताजी के दोस्त थे, आपके साथ उन्होंने आपको बच्चे की तरह प्यार किया है, तो वो बीजेपी नेता के तौर पर आपने उनका नाम ले लिया। ये पंजाब की पॉलिटिक्स को ध्यान में रख करके
राहुल गांधी ने दिया, और वो भूल सुधार है जो 2022 के चुनाव के ठीक पहले किया गया था। 2021 में जब आपने उनको लगातार रहने दिया, 9-9.5 साल आपने मुख्यमंत्री रखा, पहली बार 5 साल और फिर दूसरी बार 4.5 साल, फिर चुनाव के ठीक पहले बदल करके जो आपने गलती की थी और आप 18 सीट पर आए थे, ये वो भूल सुधार है। आप जट सिख समुदाय को एक मैसेज देना चाह रहे हैं जिसमें बहुत डिवीजन दिख रहा है आपको। आपकी पार्टी में भी 3 या 4 खेमे बन गए हैं, जो अब हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं कि राजा वडिंग हो या रंधावा हो या बाजवा हो, ये सब आपके साथ जट सिख हैं। दूसरी तरफ सुखबीर बादल हो, बीजेपी ने जिन ढिल्लों को कंवल सिंह ढिल्लों को किया है, वो सब जट सिख हैं। उसमें सबसे बड़ा चेहरा, अभी भी एक सम्मानित चेहरा आपके पास कैप्टन अमरिंदर सिंह का है। तो आप एक उनके प्रति अपनी सहानुभूति अपना बता करके, और कुछ दिन पहले कुछ फीलर्स भी कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरफ से आए थे, वो भी कुछ सॉफ्ट हुए थे कांग्रेस और इन नेहरू गांधी परिवार के ऊपर। तो उसका लाभ लेने के लिए इस चुनाव में जो 4-6 महीने के बाद चुनाव होना है, उस लिहाज से इन्होंने बयान दिया है। लेकिन प्रभारी जो हैं कांग्रेस पार्टी के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल, उनके लिए मुश्किलें बहुत हैं। वो पंजाब के दौरे पर हैं और आज वो मलेरकोटला और खन्ना जिले में दौरा भी करेंगे। लेकिन उससे पहले कल लुधियाना में कांग्रेस के कार्यक्रम के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ था। भूपेश बघेल गो बैक के नारे तक लग गए थे। भूपेश बघेल को जनरल डायर कहा गया। दरअसल मंच पर जो पोस्टर लगा था उस पर राजा वडिंग और भूपेश बघेल की तस्वीर थी, लेकिन चन्नी की तस्वीर बड़ी छोटी थी। इससे चन्नी के समर्थक नाराज हो गए और हंगामा करने लगे। यहाँ राहुल गांधी डैमेज कंट्रोल करने में लगे हुए हैं सज्जन जी, और यहाँ पर गो बैक के नारे लग रहे हैं। कैसे होगा ये पार्टी, कैसे आगे बढ़ेगी? देखिए, कांग्रेस के ब्लंडर की जो टेंडेंसी है, अब कैप्टन अमरिंदर की बात जो अजीत जी ने कहा कि अभी आप कह रहे हैं, 2014 में इनसे कहा गया कि अरुण जेटली के खिलाफ अमृतसर से लड़िए, और उस दौर में 1 लाख के ऊपर से मार्जिन से कैप्टन अमरिंदर ने हराया। 17 के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी का मोमेंटम था। अगर आप 2-3-4 महीने पहले जाती तो झारू लोग कह रहे थे, क्योंकि बेअदबी की बात हो, ड्रग की बात हो, अकाली दल से लोग ये थे। लेकिन कैप्टन अमरिंदर का जैसे ही चेहरा आता है, ठीक है, वो एक जट सिख जो वहां पे कॉन्स्टिट्यूट करती, कमांड करती है पॉलिटिक्स को, उसको ये खींच के ले गए थे। उसके बाद से प्रियंका गांधी जी, और उस समय छत्तीसगढ़ की लॉबी फंडिंग करती थी। लोगों को भूलना नहीं चाहिए कि 2023 तक सबसे ज्यादा 18 से 23 में, अगर चाहे असम की बात हो चाहे कहीं की बात हो, जो फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स था वो भूपेश बघेल थे, इनकी टीम थी, और उसमें प्रियंका गांधी के साथ के जो लोग थे वो तय करते थे ये। और उस समय सिद्धू को प्रमोट करके, इनको ह्यूमिलिएट करके इनसे रिजाइन करवाया गया और उसके बाद दरकिनार किया गया। अभी की स्थिति यह है कि वहां पे आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है और अकाली दल का कोई ट्रैक्शन नहीं है, उसमें सबसे सही मौका था कांग्रेस को इसको एनकैश करने का। अभी आप देखिएगा कि जो स्थिति बन रही है, कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि कांग्रेस जो लाभ ले सकती थी उसको जानबूझ के गंवा रही है। क्योंकि ऑलरेडी हरियाणा में क्या हुआ, आपने कुमारी शैलजा को दरकिनार किया। एक जो पॉजिटिव मोमेंटम आपके लिए था एंटी इनकम्बेंसी के कारण, उसके कारण पूरा दलित समाज और बाकी सब जो है जो आपकी तरफ आ सकता था, वो चिढ़ के चला गया बीजेपी की तरफ। स्थिति पंजाब में कहीं ये ना हो जाए कि चन्नी और कुछ करे ना करे, जो कांग्रेस की तरफ दलित समाज वहां पे जा सकता है वो सारा का सारा चिढ़ जाए और वो आपको न दे, वो फिर से आम आदमी पार्टी को दे दे या किसी और पार्टी को दे दे। तो स्थिति यहां पे जो और भूपेश बघेल की भूमिका जो है हमेशा से, चाहे छत्तीसगढ़ की हो, सबकी हो, एक पॉजिटिव मोमेंटम पार्टी के लिए था। ये वो लोग हैं जो इतने सेक्टेरियन वे में ऑपरेट करते हैं, पहले से एक व्यक्ति को रिवार्ड। इसमें राहुल गांधी सब लोगों की फेलियर ये है कि आपने सही ढंग से कम्युनिकेट नहीं किया। फैसला हो गया, चन्नी नहीं मांग रहे हैं, या तो आप एक्शन लीजिए, नहीं लेंगे तो कंटिन्यूअसली चुनाव तक अगर यही हाल रहा, आप या तो चन्नी को हटा दीजिए। सोचिए ना, प्रभारी के लिए गो बैक के नारे लग रहे हैं। यूपी की बात कर लेते हैं, और आजकल की चर्चा में जेनजी लगातार बने हुए हैं। यूपी में जेनजी के लिए योगी सरकार ना बड़ा प्लान कर रही है। योगी सरकार ने यूथ फर्स्ट पॉलिसी का ऐलान किया है और इसके लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र राज्य युवा आयोग का गठन करने का निर्देश दिया गया है। इस पॉलिसी के तहत अब राज्य सरकार की नीतियों में युवाओं के मुताबिक पॉलिसी बनाई जाएगी। 16 से 35 साल के युवाओं की सलाह पर योगी सरकार नीतियां बनाएगी। योगी सरकार इस पॉलिसी के पीछे युवा नेतृत्व तैयार करने का मकसद है और मुख्यमंत्री के निर्देश है कि युवाओं के भविष्य के मुताबिक ही इसे तैयार किया जाना चाहिए। मॉडर्न टेक्नोलॉजी बेस्ड स्किल डेवलपमेंट को भी प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये जो अप्रोच है, ये मुख्यमंत्रियों की अप्रोच जो है, खास तौर पर अब चूंकि चुनावी राज्य है इसलिए ये महत्वपूर्ण और हो जाता है। योगी आदित्यनाथ की अप्रोच ठीक है। ये अभी ये जो सारी प्रक्रिया है ऑलरेडी राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जा चुकी है।
उसको आगे बढ़ाने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया कि हम 1 लाख युवा तैयार करेंगे जो वंशवाद और राजनीतिक जो राजनीतिक परिवार है उनसे अलग के युवा होंगे, हम उनको राजनीति के लिए तैयार करेंगे। एक बड़ी पहल थी, अभी हमको ध्यान नहीं है कि उसमें क्या आगे हो रहा है, लेकिन अगर वो 1 लाख युवा तैयार करने हैं तो ये एक पहल थी। इसी तरह से स्किल डेवलपमेंट की योजना ऑलरेडी भारत सरकार की चल रही है, स्किल डेवलपमेंट का काम चल रहा है, मिनिस्ट्री बनी हुई है। इसी तरह से आप देखिएगा ये जो दूसरे इंटर्नशिप की योजना चल रही है भारत में, अप्रेंटिसशिप की जो योजना है भारत सरकार ने चला रखी है कि अप्रेंटिसशिप और पहली नौकरी पर कंपनियों को पैसा देना, तो ये सब यूथ सेंट्रिक ही है सारे। बजट में ये सारी बातें आ गई हुई हैं। भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री ने अनाउंस किया हुआ है, चाहे अप्रेंटिसशिप की योजना हो, स्किल डेवलपमेंट की योजना हो, युवाओं को राजनीति में लाने के लिए प्रशिक्षित करने की बात हो, अब उसको स्टेट स्पेसिफिक करने की जरूरत है। और हम लोग को ये युवा आयोग भी कई जगह बने हुए हैं और वो सब काम कर रहे हैं। अगर योगी आदित्यनाथ इस तरह की योजना को आगे बढ़ा रही है, भारत सरकार की ही जो 3 योजनाएं हैं उन्हीं को एक स्ट्रक्चरल वे में अपने यहाँ इंप्लीमेंट कर देते हैं, तो युवाओं के लिए बड़ी राहत की बात होगी। देखिए ये सोच करके किया गया है कि हर युवा एक ही तरह का काम करने के लिए नहीं है या एक ही तरह की नौकरी के लिए नहीं है। सबके भीतर कुछ ना कुछ अपनी एबिलिटी होती है, एक स्पेसिफिक एबिलिटीज होती हैं, उनको पहचानिए, उस स्किल को डेवलप करिए और उनके लिए रोजगार की व्यवस्था करिए। अगर ये योगी आदित्यनाथ इसकी पहल कर रहे हैं, कोई कमेटी बनती है, उसकी सिफारिशें आती हैं और लागू होती हैं, तो ये हम लोग मान के चलें और ये बात चुनाव के आगे भी जारी रहनी चाहिए। अभी चुनाव है, सिर्फ उससे नहीं जुड़ी हुई। एक पश्चिम बंगाल का मुद्दा भी, हम लोगों ने पश्चिम बंगाल के चुनाव के दौरान तोलाबाजी, कट मनी बहुत चर्चा की है इस पर, और सज्जन जी तो बहुत सारी वहां से कहानियां भी लेकर आए कि किस तरीके से वहां पर कट मनी कल्चर चलता था। लेकिन पश्चिम बंगाल में जिन आरोपों को मुद्दा बनाकर बीजेपी ने टीएमसी को सत्ता से हटाया, सरकार बनाई, वही आरोप बीजेपी सरकार पर भी लग रहे हैं। पश्चिम बर्धमान के आसनसोल से अवैध वसूली की हैरान करने वाली तस्वीर आई। वीडियो में एक शख्स बालू से लदा हुआ ट्रक से वसूली करता हुआ दिखाई दे रहा है। बताया ये जा रहा है कि आरोपी शख्स खुद को बीजेपी नेता बताकर अवैध वसूली कर रहा था। पुलिस ने एक्शन लेते हुए रोकश माझी नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया। वहीं टीएमसी ने बीजेपी सरकार से सवाल पूछने शुरू कर दिए। उन्हें एक मौका भी मिल गया कि हमें तो खूब तोलाबाज कहा गया, अब तो आपकी सरकार है। सरकार बदल गई, लेकिन नीचे तक मैसेज जाते जाते क्या टाइम लगता है? देखिए, सरकार के बदलने से सरकार और राजनीति की संस्कृति नहीं बदलती है, उसके लिए आपको अभियान चलाना पड़ता है। पहली बात तो देखिए, जो अभी बीजेपी की सरकार है उसमें आपने टीएमसी के अंदर जो एक सड़ांध आ गई थी राजनीतिक संस्कृति में, और जिस तरीके से गवर्नेंस कोलैप्स कर गया था, हर चीज बिना पैसे के, वो भी गुंडागर्दी के साथ, उससे लोग छुटकारा पाने के लिए बीजेपी के साथ आए। लेकिन ये एप्रीहेंशन शुरू से था कि जैसे सीपीएम की जो नीति थी कि सब चीज को कंट्रोल करना और एक पैरेलल इकोनॉमी में अपने से जुड़े बेनिफिशियरी को लाभ देना, वो टीएमसी में और आगे बढ़ गई थी। तो चूंकि आपका वोटर उसी आधार से आया, बहुत सारे लोग शिफ्ट कर गए मौके के रुख को देखते हुए, हवा के रुख को देखते हुए। तो ऐसा ना हो कि बस आप वहां पे व्यक्ति को बदल दे कि सीपीएम से टीएमसी, अब टीएमसी से बीजेपी अधिकृत हो गए, और वही चल रही है। और ये एक चुनौती है वहां पे, क्योंकि वहां पे ये बालू का ट्रक आप देख ले, मछली का देख ले, क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग की बात देख ले, ये बंगाल के अर्थतंत्र का एक हिस्सा है। और लड़ाई ये रहती है कि सत्ता बदली, और कई बार तो होता है कि जो लोग पिछली सरकार में थे वो अपनी लॉयल्टी चेंज कर लेते हैं। जो सीपीएम से आप देखिए ना, टीएमसी में आ गए। और वो शुभेंदु अधिकारी के लिए इसलिए बड़ी बात है कि एक तो कल्चरल एंगर लोगों के बीच में था कि डेमोग्राफिक शिफ्ट, लोगों की आइडेंटिटी, हिंदू होना अपने आप में एक वहां पे खतरे जैसा अनुभव माना जा रहा था एक सेक्शन के लिए। अब उसके बाद अब सबसे बड़ी बात जो चुनौती आएगी वो तोलाबाजी, कटमनी और पार्टी के लाभार्थी और जनता को आप बिल्कुल दरकिनार करते हैं। अगर यही संस्कृति रह गई तो इसका मतलब आप कह रहे हैं कि नीचे में कोई बदलाव नहीं रहा, और निश्चित तौर पे ऐसी स्थिति में फिर लोग विकल्प ढूंढना शुरू करेंगे। क्योंकि बंगाल में देखिए 35 साल 77 से 2011 तक लगभग उन्होंने 34 साल मौका दिया सीपीएम को, 15 साल टीएमसी को मिला। अब ये जो मौका देने की भी बात है, कोई आश्चर्य नहीं होता है कि नई पीढ़ी जो है वो सांस्कृतिक मुद्दे को तरजीह दे, लेकिन अगर उसे लगे कि ये तोलाबाजी और कटमनी अभी भी चल रहा है तो फिर वो वाइप आउट करेगी, ढूंढना शुरू कर देगी। इसलिए ये चुनौती की बात है। खबर कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों से जुड़ी हुई, आज पुतिन से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर आपको दे दे। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर बड़ा और भीषण हमला बोला है। रूस ने कीव पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से अटैक किया है। रूस के हमले से कीव में बहुत तबाही आई है।
तस्वीरें आपके सामने हैं। 17 लोगों की जान भी गई है। यूक्रेन का दावा है कि रूस ने उसके बुनियादी ढांचों को निशाना बनाया है, जबकि रूस का कहना यह है कि केवल उन ठिकानों को निशाना बनाया गया है जहां से सैन्य गतिविधि चलने का शक था। आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, इस युद्ध को शुरू हुए 4 साल से ज्यादा समय, अब तो यूं कहूं कि 5 साल होने को आ रहे हैं, अभी भी इस तरह से दोनों देशों के बीच में जंग चल रही है और कोई रुकने के लिए तैयार नहीं है। यूक्रेन लगभग तबाह होने के कगार पर आ गया है। देखिए, ये रूस को या पुतिन को एक बहाना मिल गया। पिछले दिनों जो अटैक किया यूक्रेन ने, ड्रोन अटैक किया, मॉस्को तक में अटैक किया, और मॉस्को में जो उसके रिफाइनरी को और एनर्जी जो उसके ऊर्जा संयंत्रों को हम निशाना बनाए, वो एक बहाना मिल गया पुतिन को कि हम अब ज़्यादा बड़ा हमला करेंगे। तो ये एक तरफ बातचीत चल रही है। अभी ऐसा नहीं है कि बातचीत नहीं चल रही है, युद्ध समाप्त करने की बातचीत चल रही है। अमेरिका की भी इसमें पहल है बातचीत युद्ध समाप्त हो जाए, और दूसरी तरफ उसके पहले मैक्सिमम डैमेज करके और अपना जो गेन करना है उसकी भी कोशिश रूस की तरफ से चल रही है। और ये अगर तुरंत नहीं समझौता होता है, देखिए इसमें इतनी कैजुअलिटी पहली बार हुई है इधर हाल के दिनों में, लोग नहीं मर रहे थे। ये जो निशाना बनाया जा रहा था ऐसी इमारतों को जहां से जो खाली करा ली गई हैं, जो खाली हो गई हैं, जो पहले रक्षा प्रतिष्ठान रहे हैं, उन पर अटैक हो रहा था। दूसरा अटैक हो रहा था उस पर जो ईरान का बना हुआ शाहिद ड्रोन था, उससे रूस अटैक कर रहा था। अब ये बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक है, तो इसका मतलब ये डिसाइसिव वॉर, डिसाइसिव उसमें फेज में रशिया तो उस तरफ आगे बढ़ ही चला है कि खार्किव जहां तक वो समेट पाया अपने पास, डोनेट्स्क का इलाका जो हो गया, लुहांस्क का जो इलाका ईस्टर्न यूक्रेन का इलाका है, वो अपना एक पहले क्रीमिया ले चुका है, इधर का एक इलाका ले लें, वो अपना उसकी एक स्ट्रेटजी है। इस बीच एक चिंता की बात यह है कि अमेरिका की अभी न्यूक्लियर पॉलिसी आई है, कल ही उसका अनाउंस किया है अमेरिका ने, और उस न्यूक्लियर पॉलिसी में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने तय किया है कि हम स्मॉल वॉरहेड तैयार करेंगे। स्मॉल वॉरहेड का मतलब कि युद्ध क्षेत्र तक में तबाही मचाने वाला न्यूक्लियर वॉरहेड जी। अब आप सोचिए कि नेक्स्ट लेवल ले जाने की बात है, और यह कहा गया है कि रूस और चीन की तरफ से जो चुनौती बन रही है, उस चुनौती को देखते हुए हम स्मॉल न्यूक्लियर वॉरहेड तैयार करेंगे। तो ये कन्वेंशनल वॉर में या इस तरह के वॉर में न्यूक्लियर वेपन के यूज करने का रास्ता बना रहा है अमेरिका, और रूस और चीन के नाम पर बना रहा है। तो ये एक अलग चिंता की बात है। इसलिए भी रूस का ये लड़ाई अभी तुरंत खत्म होनी चाहिए, नहीं तो वो इस बात की तैयारी कर रहा है कि हम लिमिटेड न्यूक्लियर वॉर करेंगे और हम स्मॉल वॉरहेड बना करके और युद्ध क्षेत्र तक में। और ऐसे समय पे जब आप ईरान के साथ ऑलरेडी एक जंग में हैं और उस पर आप ये दबाव बना रहे हैं कि आपको अपना सारा न्यूक्लियर इनरिचमेंट सरेंडर करना होगा, इनरिच्ड न्यूक्लियर सरेंडर करना होगा। आज दमदार 10 में बस इतना ही। बहुत शुक्रिया अजीत जी आपका भी, बहुत शुक्रिया सचिन जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए।